हेलो फ्रेंड्स, हम आज का न्यूज़पेपर देख लेते हैं। दैट इज 20th of October 2016। इसके आर्टिकल्स, पहला आर्टिकल, इनफैक्ट आज कई आर्टिकल्स, 2-3 आर्टिकल्स इससे रिलेटेड हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में अभी चल रहा है कि पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम किया जाए ना किया जाए। जो भी काम कर रहे हैं उनको कंडेम कर रहे हैं। ए दिल है मुश्किल जो मूवी आ रही है, उस मूवी की रिलीज को रोकने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड है। तो इसमें एक तो कल या परसों ही अभी करण जौहर ने एक वीडियो रिलीज किया है कि जो मेरी मूवी है, ये नेक्स्ट आर्टिकल में है। ये जो आर्टिकल, इसमें ये पूरा आर्टिकल वही करण जौहर के ऊपर है। उसने जो वीडियो रिलीज किया उसके ऊपर, तो हम दोनों तीनों ये आर्टिकल भी हम इसके साथ ही देखेंगे। ये हम दोनों तीनों आर्टिकल्स एक साथ देख लेते हैं कि गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। गवर्नमेंट का स्टैंड, ये जो आईबी मिनिस्टर है हमारे नायडू साहब, इनके आर्टिकल से क्लियर होता है। बाकी एमएनएस का जो स्टैंड है, और तीसरा फिल्म इंडस्ट्री भी दो धड़ों में डिवाइडेड है। फिर नॉर्मल जनता भी अपने अलग अलग व्यूज रखती है। तो फर्स्ट हम इस आर्टिकल को देखते हैं। इसमें करण जौहर का जो वीडियो है, करण जौहर का कहना है कि प्लीज मेरी मूवी रिलीज होने दी जाए, ए दिल है मुश्किल। और इसमें सिर्फ एक पाकिस्तानी कलाकार जो फवाद खान है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने काम किया है, उनका बहुत ही छोटा सा रोल है। बाकी भी इंडियन 300 to 400 इंडियंस ने इसमें काम किया है, उनका भी आप इनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, इनका पूरा कंट्रीब्यूशन है और इंडियन मनी इसमें लगी हुई है। तो जो इंडियन ये लोग हैं 300-400, दे आर ऑल्सो पैट्रियोट पीपल। तो उनका जो मेहनत है, उस मेहनत पे पानी ना फेरें सिर्फ इसलिए कि फवाद का एक छोटा सा रोल है। मैं खुद भी, यदि ऐसी सिचुएशन होती उस टाइम पे जब मैंने मूवी बनानी स्टार्ट की थी, दैट इज लास्ट ईयर नवंबर-दिसंबर, उस टाइम पे मैंने मूवी बनानी स्टार्ट की थी। तो उस टाइम पे कंडीशन ये थी कि इंडियन गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू मेक गुड रिलेशंस विद पाकिस्तान। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ गए थे पाकिस्तान, नवाज शरीफ से मिलने। एक कोई शेड्यूल्ड मीटिंग नहीं थी, फिर भी चले गए थे, और अदर तरीके से भी गवर्नमेंट ट्राई कर रही थी। तो उस टाइम पे मैंने मूवी स्टार्ट की थी। तो अभी मेरी मूवी कंप्लीट हुई है, अब ये सिनेरियो थोड़ा चेंज हो गया। अब रिलीज होने के टाइम पे चेंज सिनेरियो के लिए मेरी मूवी को विक्टिमाइज किया जाए, मेरी मूवी उसकी विक्टिम बने, ये ठीक नहीं है। और प्लीज इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, इन लोगों की जो मेहनत है, उसको आप जाया ना जाने दीजिए और मूवी को रिलीज होने दीजिए। इस तरीके से इन्होंने डिमांड की है, इन्होंने रिक्वेस्ट की है। और इनका भी कहना है कि मैं खुद भी एक देशभक्त हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ कंट्री की आर्मी को, बाकी लोगों के सेंटिमेंट्स को जो नहीं चाहते कि हाँ ठीक है काम किया जाए पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ। तो यदि कंडीशन उस टाइम पे ऐसी होती तो मैंने भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ किसी के साथ काम नहीं किया होता। इस तरीके से इन्होंने अपनी वीडियो में जारी किया है। तो अब ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल कहता है दिस थिंग जो कि करण जौहर ने की है, दिस शोज कि जो से एमएनएस है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, तो इन्होंने प्रेशराइज किया है, ये ट्राई कर रहे हैं कि मूवी रिलीज ना हो। तो ये एक एक्स्ट्रा जुडिशियल या फिर स्टेट से अलग ये पावर्स हैं, फ्रिंज ग्रुप्स हैं, जो कि स्टेट हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और बाकी सारे जो फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं, वो सारे हमें स्टेट से मिले, कॉन्स्टिट्यूशन से मिले। लेकिन स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को ओवर रूल करके ये फ्रिंज ग्रुप्स इतने ज्यादा पावरफुल हो गए हैं कि करण जौहर को ये कहना पड़ रहा है कि ठीक है मेरी मूवी आप रिलीज होने दीजिए। अदरवाइज तो होना क्या चाहिए था कि मूवी उन्होंने बनाई है और स्टेट को खुद इसमें पुलिस प्रोटेक्शन दे के, सुरक्षा का इंतजाम करके मूवी को रिलीज करवाना चाहिए था। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच इनका राइट है, फंडामेंटल राइट है, तो वो फुलफिल करना स्टेट की जिम्मेदारी है। यदि कोई उसे रोक रहा है तो स्टेट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट दोज फ्रिंज ग्रुप्स जो कि ट्राइंग टू स्टॉप दिस रिलीज ऑफ द मूवी। तो इस तरीके से इस आर्टिकल में इन्होंने बातें की है कि स्टेट जो डेमोक्रेटिक स्टेट है, उसको ऑटोक्रेटिक स्टेट में ना बदलने दिया जाए। स्टेट की जो लेजिटमेसी है, वो लेजिटमेसी कंटिन्यू तभी रखी जा सकती है जब स्टेट इस टाइप की जो चीजें हो रही हैं उसको होने से रोकें। फिर हम पीछे दो आर्टिकल्स इन पे चलते हैं। तो ये आर्टिकल्स भी वही है
इस आर्टिकल में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये क्लोजर ऑफ द इंडियन माइंड में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि पहले क्या-क्या हुआ है, इस तरीके से कब-कब मूवीज के रिलीज को रोका गया है, तो ऐसी सारी चीजें इसमें लिखी है। तो इन्होंने बताया कि पहले भी लाइक कि हम देखें कि इंटरनेशनल मैच जो था, इंटरनेशनल मैचेज में भी रोका गया है। मुंबई में मैच था तो उसमें वहाँ के पाकिस्तानी अंपायर्स वगैरह को रोक दिया गया था। बाकी कुछ मैच खेलने से भी रोका गया है। और और भी बहुत सारी मूवीज हम देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स कुछ दूसरे आर्टिकल में दिए हैं। इस आर्टिकल में इन्होंने एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि माय नेम इज खान को रोका गया था। फिर वेकअप सिड में सिर्फ एक चीज थी जिसमें कि बॉम्बे बोल दिया गया था मुंबई की जगह, तो इसलिए भी उसका विरोध किया था। और मूवी जैसे शिवसेना ने माय नेम इज खान को भी रोका। फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंडियन प्रीमियर लीग में आईपीएल में खेलने से रोका। नेक्स्ट हम देखें तो पुरानी मूवीज हैं कुछ, जैसे दिल पे मत ले यार 2000 की मूवी है, उसमें भी एक डायलॉग पे शिवसेना ने उसका विरोध किया था और हंसल मेहता को ब्लैक कलर से पेंट कर दिया था उनका मुंह। तो इस तरीके की चीजें हुई है। विश्व रूपम है, उसको कुछ और फ्रिंज एज ग्रुप्स जो मुस्लिम फ्रिंज एज ग्रुप्स थे उन्होंने रोका था। और द विंसी कोड आई थी 2006 में, उसको क्रिश्चियन फ्रिंज एज ग्रुप्स ने रिलीज नहीं होने दिया था कई जगह जैसे आंध्रा में। और आरक्षण मूवी थी तो आरक्षण में मायावती ने रिलीज को रोका था यूपी में। तो इस तरीके से ये बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं। ट्रैफिक सिग्नल को हिमाचल में रोका गया। तो अलग अलग रीजन्स से अलग अलग कम्युनिटीज या फ्रिंजेज ग्रुप्स जो हैं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, ऐसा ये प्रचार प्रसार किया जाता है। और बहुत ही थोड़े से जो कि पूरा रिप्रेजेंटेटिव्स बन जाते हैं उस कम्युनिटी के, कि 20 लोग टोटल मिलके होंगे, भले ही 2 करोड़ की कम्युनिटी को 20 लोग रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, भले ही वो 2 करोड़ लोग बाकी मूवी देखना चाहें, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये 20 लोग बस अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए ये सब काम करते हैं कि मूवीज की रिलीज को रोकना और चीजों को मोल्ड करके इस तरीके से रिप्रेजेंट करना कि ये हमारी कम्युनिटी के खिलाफ ये बात की गई है, तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर इस रिप्रेजेंटेशन इज अ पार्ट कि ठीक है ये उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन रोक देना मूवीज के रिलीज को और दूसरे के फ्रीडम में जहाँ की फ्रीडम में जाके और उनका जो ओवर एनक्रोचमेंट कर लेना उनके फ्रीडम का, ये स्वच्छंदता में आ जाता है। फिर तो ये स्वतंत्रता, उनकी स्वतंत्रता का हनन हुआ, ये गलत है। इट शुड नॉट हैपन इन द कंट्री लाइक इंडिया विच इज अ फुली डेमोक्रेटिक कंट्री, और उसमें ऑटोक्रेसी ना आने दी जाए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो बिलीफ्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं, वो राइट्स फुलफिल हों, ये मस्ट है। ऐसा इन आर्टिकल्स में कंक्लूड किया। नेक्स्ट फिर जैसे मैंने एक और बात की थी कि गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, तो गवर्नमेंट का स्टैंड, आईबी मिनिस्टर ने बातें बोली हैं कि हमने कोई जो फिल्म स्टार्स हैं या फिल्म इंडस्ट्री है उसमें किसी से कोई जबरदस्ती नहीं की है कि आप काम कीजिए मत कीजिए। ये उनका अपना एक डिसीजन है कि वो काम करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। ये गवर्नमेंट उनको प्रेशराइज कर रही है, ऐसा कोई इसमें बात नहीं है। तो अब ये उनका डिसीजन है कि नेशनल इंटरेस्ट में वो क्या करें। वो भी इंडियन नेशनल्स हैं, वो पैट्रियोट्स हैं, तो उनका अपना डिसीजन है कि बाउंड्रीज कंट्री की जो हैं वो, और कलाकार जो बाहर से आ रहे हैं उनमें किस तरीके से वो स्टैंड लें कि आर्ट हैज नो बाउंड्रीज बट नेशंस हैव बाउंड्रीज, ये क्लियर चीज है। अब इसमें वो क्या चाहते हैं कि आर्टिस्ट उन बाउंड्रीज में तनाव होने पे भी काम करें या ना करें, ये उनका अपना स्टैंड है। गवर्नमेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से अपने काम कर रही है, तो ये गवर्नमेंट का स्टैंड है इसमें। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। तो ये आर्टिकल भी मैंने साथ में इसलिए रखा है कि अब इसमें एक ओवरऑल हम व्यू देखें जो करण जौहर ने कहा था। तो करण जौहर का कहना है कि जब प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम जब मैंने मूवी स्टार्ट की थी लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में, तब कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, रिलेशंस अच्छे थे। अभी प्रॉब्लम्स हो गई है तो मेरी मूवी को रिलीज होने से रोका जा रहा है। तो कल को फिर अच्छे रिलेशंस बन जाएंगे और परसों फिर रिलेशंस बिगड़ेंगे। तो ये जो चीज है ये कंटिन्यू बनी रहती है। जैसे कि ये आर्टिकल है साथ में मैंने लिया है, तो चीन के साथ भी हम 1962 में वॉर लड़ चुके हैं पहले। पाकिस्तान के साथ हम वॉर कर चुके हैं 1965, 71 और 98 में करगिल वॉर।
तो हमारे इतने वॉर्स हुए, हमारे रिलेशंस बिगड़े, सुधरे, सब कुछ हुआ, लेकिन इन रिलेशंस के बिगड़ने सुधरने से बाकी चीज़ों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो जैसे अभी ट्रेड जो रिलेशंस है हमारे, ट्रेड रिलेशंस लगभग एज इट इज चल रहे हैं। वीजा पॉलिसीज में कोई चेंजेस नहीं किए गए, गवर्नमेंट ने बाकी कोई स्टेप्स नहीं लिए गए। तो देन वाई मूवी रिलीज को ही क्यों सफर करती है, मूवी रिलीज को ही क्यों रोका जाता है, ये गलत है। फिर इधर चीन के साथ हमारा वॉर हुआ था, चीन के साथ 1962 में हम वॉर लड़ चुके हैं, लेकिन अभी हमारे पहले रिलेशंस अच्छे थे, फिर वॉर हुआ। फिर अब रिलेशंस ऐसे हैं कि जे एंड के, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में होके इन्होंने इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, तो ये हमारे अगेंस्ट है। फिर इन्होंने खुद भी कश्मीर के कुछ पार्ट को 1962 के वॉर में लद्दाख के कुछ पार्ट को ऑक्यूपाई कर लिया था, कुछ पार्ट अरुणाचल का है, तो जो जिसको अक्साई चीन हम बोलते हैं। तो जब ये सब हुआ है और उसके बावजूद हम इस कंट्री के साथ जॉइंट एक्सरसाइज जाके वहीं उसी जे एंड के में कर रहे हैं, देन वाई इन दिस सिचुएशन की पाकिस्तान से रिलेशंस थोड़े खराब हो रहे हैं, तो मेरी मूवी के रिलीज को रोक दिया जाए। ये जो आर्टिकल हमने देखा था, इसमें ये इस पे कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसको चलने देना चाहिए। इन सब चीज़ों की वजह से इसको नहीं रोकना चाहिए। हाँ, इट इज़ नेसेसरी कि जब कंट्रीज के रिलेशंस खराब हैं तो वी शुड शो पैट्रियोटिज्म, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें उसमें साथ चलनी चाहिए, सिर्फ एक चीज़ को उसमें नहीं घसीटना चाहिए। इस टाइप से इन दोनों तीनों आर्टिकल्स में कंक्लूड किया है। ये हमने देख ही लिया कि चीन के साथ हमने ये बनाए, मिलिट्री एक्सरसाइज हमने की है। ये सेकंड एक्सरसाइज थी टोटल 2016 का जो ऑपरेशन था, उसमें एक एक्सरसाइज ऑलरेडी हो चुकी है, दूसरी ये हुई है, लेकिन ये पहली जे एंड के में पहली हुई है। तो हमारे रिलेशंस चाइना और पाकिस्तान जो रिलेशंस सुधर रहे हैं, उसके बावजूद हम ये सब कर रहे हैं, कॉपरेशन, मिलिट्री कॉपरेशन कर रहे हैं। दूसरी साइड हम कहते हैं कि रशिया जो है, रशिया पाकिस्तान के साथ टाइज कर रहा है, वो प्रॉब्लमेटिक है। तो द थिंग इज दिस कि हाँ, वो प्रॉब्लमेटिक है, हमें रोकना चाहिए। हमारी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि कोई कंट्री जो हमारे एलाइज हैं वो हमारी दुश्मन कंट्री के साथ रिलेशंस ना बने, लेकिन हमारा जो बेनिफिट्स हम देखते हैं वो ये चाहते हैं कि हमारे वेरियस कंट्रीज के साथ साइमल्टेनियस रिलेशंस बने, तो सेम वो कंट्रीज भी चाहती हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसको एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से उस पर अड़ना बेटर नहीं होता है। एक आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो स्ट्रेटेजी डिप्लोमेटिक तरीके से चीज़ों को सॉल्व करे, ना कि बहुत ज़्यादा हार्ड स्टैंड लेके और रिलेशंस को ख़राब करे। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। तो ये आर्टिकल अगेन मोसूल से रिलेटेड है। मोसूल में दोनों तीनों तरफ से अटैक किया है जो फोर्सेज हैं। इसमें हमने कल देखा था कि एक तो यूएसए लेड कंट्रीज हैं, 60 कंट्रीज का एक ग्रुप जो कि हेल्प कर रहा है, शिया जो ग्रुप्स हैं उनका, फिर गवर्नमेंट जो है उसका। ये मोसूल है जगह, ये रेड जो दिया हुआ है ये सारा आईएसआईएस का इस पे कंट्रोल है। तो मोसूल सिटी को अब तीनों चारों तरफ से ये सारी फोर्सेज मिलके घेर रही हैं। फर्स्ट जो यूएस वाली जो है, दूसरा गवर्नमेंट और इसकी जो आर्मी है वो, तीसरा जो पेशमर्गा लड़ाके हैं वो, और फिर शिया फोर्सेज कुछ हैं, लड़ाके हैं, ग्रुप्स हैं, वो सब मिलके, ये सुन्नी डोमिनेंट है मोसूल जो है। और आईएसआईएस भी सुन्नी ग्रुप है एक, जो कि खिलाफत लाना चाहते हैं फिर से। खिलाफत पुराने ज़माने में जब खलीफा हुआ करते थे, तो उस टाइम पे उनके राज को खिलाफत बोला जाता था, कैलिफेट। तो ये कैलिफेट 2014 में इसने घोषणा की थी, आईएसआईएस के हेड ने, कि हम खिलाफत फिर से लाएंगे। तो उसके लिए इन्होंने ये पूरा जो एरिया है इस पे अधिकार कर लिया। ये इसमें अलकायदा के लड़ाके भी हैं और इनके खुद के भी काफ़ी लड़ाके शामिल हैं। तो इस तरीके से इन्होंने इस पर अधिकार किया है। अब गवर्नमेंट्स मिलके और इसको छुड़ाना चाह रही हैं। मौसूल यहाँ की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 10 से 12 लाख है, और जो सुन्नी डोमिनेटेड है, जो अभी हमने बात की। तो इस एरिया में जो सारी कंट्रीज मिलके काम कर रही हैं, उसके अगेंस्ट ये लोग लगभग 5000 लोग मौसूल में इकट्ठे हैं आईएसआईएस के। और अबू बकर अल बगदादी जो है हेड जो है इसका,
वो एक डिफरेंट अप्रोच रखता है दो दो तरीके से। जैसे और पुराने टेररिस्ट ग्रुप्स थी, अल-कायदा थे या फिर और किसी भी मुजाहिदीन मानो, लश्कर-ए-तैयबा मानो, कोई भी ग्रुप्स आप माने, तो उनसे डिफरेंट अप्रोच इसकी ये है कि एक तो मतलब टेरिटोरियल कंट्रोल की एबिलिटी है इसमें, जिसने एस्टैब्लिश कर लिया फिर अपना जो टेरिटरी को कंट्रोल करके, तो ये इसमें एक एबिलिटी थी। दूसरे इसमें एडमिनिस्ट्रेशन संभालने की एबिलिटी है। तो कंट्रोल की एबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन संभालने की एबिलिटी इसकी वजह से इतना बड़ा हुआ था, और इसी वजह से अभी मौसूल को आज़ाद कराना काफ़ी मुश्किल है। सारी कंट्रीज भले ही मिलकर इसमें काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी उसको छुड़ा पाना थोड़ा मुश्किल काम है और इतना इजीली नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो इसमें मुश्किल क्या है, ये यदि हम देखें तो ऐसे तो मुश्किल कुछ नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज मिलकर काम कर रही है, जाके बॉम्ब बम कर दो खत्म। लेकिन वो सब नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिविलियंस भी हैं। तो सिविलियंस को इस तरीके के वॉर में नहीं लपेटा जाता है, उनको नहीं मारा जाता, ये वॉर के रूल्स होते हैं। तो इसलिए आज़ाद कराना इसको मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हर गली चौराहे पे वो खड़े हुए हैं, सुसाइड बॉम्बर्स खड़े हुए हैं वहाँ पे, वो लोग मरने के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से। तो इसलिए वो मुश्किल हो रहा है उनको वहाँ पे छुड़ाना। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं। ये आर्टिकल वही ब्रिक्स से रिलेटेड है। ब्रिक्स समिट, इसके आउटकम्स, इसका जॉइंट डिक्लेरेशन, गोवा डिक्लेरेशन। तो ये बात पुरानी जो ब्रिक्स समिट है पिछली बार जो ऊफा में हुई थी, उससे डिफरेंट और उससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट थी। किस तरीके से, वो इन्होंने बताने की कोशिश की स्टार्ट में, कि फर्स्ट उसमें जो संघाई कॉपरेशन के संघाई कॉपरेशन के वो साथी थी, और वहाँ पे दोनों पाकिस्तान और इंडिया उसके मेंबर बने थे उस टाइम पे, और चाइना का उसमें डोमिनेंस था। तो उस टाइम से अलग है ये, क्योंकि इसमें पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, सार्क को छोड़ दिया गया, साथ में नहीं लिया गया, बिम्स्टेक को लिया है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट इन दैट सिनेरियो फॉर इंडिया कि पाकिस्तान नहीं है इसमें। नेक्स्ट ये कहते हैं कि जो ब्रिक्स का ये 15th वो थी, 15 ईयर्स हो चुके हैं इसको। जो ब्रिक स्टार्टिंग में बना था, वो ब्रिक्स बाद में हुआ है, साउथ अफ्रीका ने जब ज्वाइन किया है। तो ये ब्रिक जो थी, जेमोनील थे, जेमोनील एक बैंकर है, उसकी एक अवधारणा है, कंसेप्ट है कि ब्रिक जो कंट्रीज हैं, ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, विच विल बिकम वर्ल्ड लीडर आफ्टर सम टाइम। तो इस तरीके से इन्होंने कल्पना की थी, और वो ठीक भी निकली है। एटलीस्ट इन केस ऑफ इंडिया और चाइना देखें हम, तो इंडिया और चाइना दोनों ही फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज हैं, इकोनॉमीज हैं। इसमें रशिया पे ठीक है सैंक्शंस लगा के इसको रोका गया है इस तरीके से, अदरवाइज रशिया भी अच्छा ग्रो कर रहा था। हाँ, हम देखें कि साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील ये थोड़ी प्रॉब्लम में ज़रूर हैं। तो इनके अलावा बाकी देखा जाए तो ये ब्रिक्स की जो अवधारणा बनी थी ब्रिक की, उसी को ये फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन अब इन दोनों की वजह से कुछ लोग इसको बोलने लगे हैं कि ये लूज ब्रिक्स का, ईंटों का ब्रिक्स है, उसका एक ग्रुप है। तो इस तरीके से लोग बोलने लगे हैं। थर्ड इन्होंने बात की है कि अभी जो सिनेरियो बन रहा है, रशिया और चाइना रिलेशंस, इंडिया यूएसए रिलेशंस, और बाकी जो पावरफुल कंट्रीज हैं उनके आपसी रिलेशंस, तो इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग अलाइज के रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं। अलग अलग फील्ड्स में जाके, अलग अलग स्पेक्ट्रम में जाके लोग आपस में अलाइज बना रहे हैं, आपस में काम कर रहे हैं। जैसे कि चाइना एंड पाकिस्तान एक अलग फ्रंट बन रहा है, अलग तरीके से वो काम कर रहे हैं, जबकि इंडिया चाइना उनका भी रिलेशन है। तो चाइना इन दोनों जगह काम कर रहा है, दोनों फ्रंट पे, जबकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों दुश्मन है। तो इस टाइप का ये सिनेरियो है। तो इस सिनेरियो में ये समिट जो है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और बहुत सिग्निफिकेंट ये समिट है कि वर्ल्ड पूरा डिवाइडेड है, वर्ल्ड पूरा ट्राई कर रहा है अलायंस बनाने में। ये वो टाइम तो नहीं है कोल्ड वॉर का टाइम, जबकि दो अलायंस बन गई थी, एक तरफ नाटो हो गया था, एक तरफ वासेनार ग्रुप हो गया था। अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड दोबारा से डेवलप हो रहा है। ये रशिया, यूएसए, चाइना, इनको आप मल्टीपोल एक तरीके से मान सकते हैं। बाकी जर्मनी बड़ी वो है एक इकोनॉमी, इंडिया एक साइड है, ये भी रीजनल पावर्स हैं। तो इस टाइप का एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है, जिसके की रिलेशंस डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से अपनी फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बना के ये लोग चल रहे हैं। तो इस टाइम पे ब्रिक्स की इम्पोर्टेंस अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि ये काफ़ी सारी कंट्रीज को
ग्रोइंग इकोनॉमीज का एक ग्रुप है, तो इसलिए ये समिट इम्पोर्टेंट थी, इसका काफी सिग्निफिकेंस था, इस तरीके की इन्होंने बात की है। फिर नेक्स्ट इन्होंने बताया कि वही रशिया के साथ हमने जो टाइज हुई हैं लगभग $10 बिलियन की, S-400 हमने खरीदा है, फ्रिगेट्स हमने खरीदने की बात की है, तो वो सब उसके हिसाब से उसके लिए भी इम्पोर्टेंट एक वो हो गई थी, इसका सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है उस वजह से भी। फिर नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि इंडिया का जो स्टैंड था, इंडिया का स्टैंड ठीक नहीं था इसमें, मतलब होना क्या चाहिए था क्या, ये इस तरीके से आगे बताया इन्होंने कि होना चाहिए था जैसे ब्रिक्स और बिम्स्टेक दोनों को हमने साथ में लिया है, तो ब्रिक्स और बिम्स्टेक में आपस में किस तरीके से इकोनॉमिक टाइज हम डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, इस पे हमारा फोकस होना चाहिए था। लाइक व्हाट, कि रिलेशंस इनके आपस में हम देखें ब्रिक्स और बिम्स्टेक के, तो नेपाल बिम्स्टेक का पार्ट है, इंडिया चाइना का बफर, नेपाल से इंडिया ने नेपाल को काफी हद तक पहले अपने कंट्रोल में लिया हुआ था, काफी हद तक अच्छे रिलेशंस थे, लेकिन अभी पिछले 2-3 साल में ये रिलेशंस थोड़े खराब हुए हैं और चाइना की तरफ ये टिल्ट हुआ है। तो इस बिम्स्टेक में ये पार्ट है, इसको हमें और कंट्रोल कर सकते थे, ब्रिक्स बिम्स्टेक दोनों को मिलाने का ब्रिजिंग जो है ये कर रहे हैं, तो हम इसको साथ में लेके इसके साथ रिलेशन सुधार सकते थे इस पार्ट पे, क्योंकि इसका चाइना के साथ भी यहाँ रिलेशन है। तो जब ब्रिक्स और बिम्स्टेक साथ में आएंगे और हम दोनों के बीच में होंगे तो हम अच्छे से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट कि भूटान भूटान के साथ हमारी टाइज बहुत अच्छी हैं, तो उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बांग्लादेश, बांग्लादेश बिम्स्टेक का पार्ट है और चाइना के साथ इसके रिलेशन सुधर रहे हैं, तो इस फ्रंट पे ब्रिक्स बिम्स्टेक को हम साथ में इकोनॉमिक टाइज डेवलप करवा के, तो बांग्लादेश के जो चाइना के साथ बहुत ज्यादा रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं उसको एक इस तरीके से मोल्ड दे सकते थे उसकी, ये इंडिया के लिए वो नुकसानदायक नहीं होता, और जो एक मोतियों की माला वाला कंसेप्ट है जिसमें कि बांग्लादेश को वो साथ में लेना चाहते हैं, नाम OBOR का देके कि हम इसके लिए कर रहे हैं, लेकिन वो जो मोतियों की माला वाला कंसेप्ट है उसको फुलफिल करने की कोशिश की जा रही है, तो उसको रोकने के लिए भी हम इस लेवल पे मतलब एक ग्रुपिंग के थ्रू रिलेशंस डेवलप करके, ब्रिक्स की सारी कंट्रीज का एक रिलेशन डेवलप यदि होता है तो फिर वो सिर्फ चाइना वाला इफेक्ट उस पर नहीं आता है, और चाइना का उनके साथ रिलेशन है बांग्लादेश के साथ, तो वो खुद भी इसमें पार्टिसिपेट अपने आप कर ही लेगा, बाकी कंट्रीज को बस हमें करवाना था, तो उस तरीके से हम इसको यूज में ले सकते थे। नेक्स्ट हम देखें तो म्यांमार, म्यांमार भी बिम्स्टेक का पार्ट है, और म्यांमार के साथ ब्राजील, रशिया और इनका जो साउथ अफ्रीका है उसका क्या रिलेशन हो सकता है, ये थोड़ा सा एक अलग सवाल है, लेकिन फिर भी इंडिया और चाइना के बीच तो जैसे अभी CIM कॉरिडोर हम देखते हैं, या फिर इंडिया के लिए बाकी नॉर्थ ईस्ट हमारे स्टेट्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए और सब कामों के लिए, कल जो कलादान प्रोजेक्ट है वो सब, तो म्यांमार के जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज पे सिर्फ चाइना, मतलब चाइना ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको एक्सप्लॉइट करता है, चाइना को ज़्यादा उनका एक्सपोर्ट होता है, उसके साथ साथ इंडिया के लिए भी हो, इंडिया भी उसमें एक पार्टिसिपेट कर पाए, तो उसके लिए उसे ब्रिक्स के थ्रू, ब्रिक्स के डिक्लेरेशंस को यूज में लेते हुए काम करना चाहिए था, इस तरीके से इन्होंने बात की। फिर नेक्स्ट आगे कह रहे हैं कि जो डिक्लेरेशन है वो डिक्लेरेशन थोड़ा सा नुकसानदायक भी होगा इंडिया के लिए, वो कैसे कि इंडिया ने जो अभी इस डिक्लेरेशन में कुछ लैंग्वेज ऐसी यूज में ली गई हैं कि जिसमें कि यूएसए के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, एंटी यूएसए लैंग्वेज यदि इसको बोला जाए तो उस तरीके की लैंग्वेज थोड़ी यूज में ली गई है, वो लैंग्वेज यूज में नहीं ली जानी चाहिए थी। ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पे हमें एक बैलेंस बना के चलना चाहिए, जैसे कि हमने अभी सीरिया में जो रशिया का एक्टिविटी है, रशिया जो कर रहा है उसको हमने सपोर्ट किया, और यमन में जो हो रहा है जिसमें कि सऊदी अरेबिया प्लस यूएसए लेड एक कोalition है वो काम कर रहा है, तो उसको कंडेम किया गया है। तो ऐसी चीजें जो हैं वो रशिया के फेवर में हमने बात कर दी, लेकिन यूएसए के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। दूसरी तरफ साउथ चाइना सी, साउथ और नॉर्थ जो भी चाइना सी हैं
उन दोनों की बातें, तो उस पे जापान का एक एंटी वो आ जाता है। तो इस तरीके से हम गोवा डिक्लेरेशन में हमें जापान, यूएसए, आसियान और सारी उन जो ग्रुप्स हैं, कंट्रीज हैं, उनका ध्यान में रखते हुए हमें डिक्लेरेशन में चीजें लिखनी चाहिए थी, लैंग्वेज यूज में लेनी चाहिए थी। हमें ये नहीं करना चाहिए कि जो भी जिस भी कंट्री का कोई जो हेड है, राष्ट्राध्यक्ष है, वो हमारे देश में आता है तो हम उसी के जैसी बातें करने लग जाएं, उसी के फेवर की बात करने लग जाएं, और दूसरी जो कंट्रीज हैं जिनके हेड अभी प्रेजेंटली कंट्री में नहीं है उनको कंडेम करने कर लग जाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये करना चाहिए कि एक फर्म एंड फिक्स्ड एक हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हम उसमें टैक्टिक्स चेंज कर सकते हैं, टैक्टिक्स क्या यूज में ली जाए वो हम बदल सकते हैं, लेकिन हमारी रणनीति एक फिक्स होनी चाहिए अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके। तभी जाके हम एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी बना पाएंगे जिस जो कि नीड के टाइम पे हमारे यूज में आने वाले हमारे पास फ्रेंड्स रहे, जैसे कि रशिया हमारे साथ उठ खड़ा हुआ था वॉर के टाइम पे। लेकिन कल को ऐसा ना हो कि हर किसी के साथ हम उस टाइम पे, जैसे उसका राष्ट्राध्यक्ष है, उसका सपोर्ट करें और उसके जाने के बाद या उस वो जब वहां पे दूसरे का विरोध कर दें, दूसरे का क्रिटिसाइज कर दें और उसके जाने के बाद उसी का क्रिटिसिज्म कर दें, तो वो एक ठीक बात नहीं है। उसे हमें चेंज करने की जरूरत है। और गोवा जैसे जो डिक्लेरेशन गोवा का है, ब्रिक्स का एक जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को तो हमें बहुत अच्छी तरीके से यूज में लेना चाहिए हमारे जो बेसिक नीड्स हैं उनको साधने के लिए। जैसे कि हमारी नीड्स क्या हैं कि यूएनएससी में परमानेंट मेंबर, आईएमएफ में सुधार, वर्ल्ड बैंक में सुधार। तो इस तरीके की जो चीजें उनके लिए हमें इन डिक्लेरेशंस को यूज में लेना चाहिए, ना कि ऐसी लैंग्वेज इसमें यूज में आने दी जाए कि किन्हीं कंट्रीज के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जैसे हमारे रिलेशंस खराब हो जाएं। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। तो ये आर्टिकल ब्रेग्जिट एंड आगे क्या होने वाला है, क्या रिलेशंस डेवलप होंगे उससे रिलेटेड है। तो इसमें है कि कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार आई है। इस सरकार ने आने के बाद ब्रेग्जिट जो हुआ था वो हुआ था, रिफ्यूजी आ रहे थे, बहुत ज्यादा माइग्रेंट्स आ रहे थे, तो वो एक मेजर रीजन था इसका। दूसरा इनको कि हमें नुकसान हो रहा है, जो ईयू की कुछ कंट्रीज हैं जो जिनकी इकोनॉमी ठीक नहीं है, तो उनकी वजह से हमें भी नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए ब्रेग्जिट हुआ था। तो अब इस पे जो बात हुई है इस आर्टिकल में जो दिया है कि ब्रेग्जिट इन्होंने कर लिया है माइग्रेंट्स के रोकने के लिए, लेकिन जब इन्होंने एक लाइन लिखी है कि वी वांट योर बिजनेस, हम और कंट्रीज का बिजनेस हम चाहते हैं, उनके साथ रिलेशंस चाहते हैं, बट वी डोंट वांट योर माइग्रेंट्स। तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती, इस तरीके से इस आर्टिकल में बताने की कोशिश की। थेरेसा मे यहाँ की नई पीएम बनी है, ये कंजर्वेटिव पार्टी की हैं। ये इंडिया आने वाली हैं थोड़े दिन बाद, तो इनकी नॉन ईयू कंट्रीज में पहली विजिट होगी। तो इंडिया और इंग्लैंड के क्या रिलेशंस हो सकते हैं, ब्रिटेन के क्या रिलेशंस हो सकते हैं। एक तो एफटीए जो हमारा पेंडिंग है, ईयू के साथ हमारा नहीं हो पाया था, तो एफटीए बिटवीन इंडिया एंड यूके, इस रास्ते में काम हो सकता है। इसमें क्या अड़चने थी पहले की, जैसे मैंगो पे ईयू हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करता था कि मैंगो हमारा हाइजीनिक नहीं है, हम उसमें ज्यादा दवाइयों का यूज में लेते हैं, तो वो एक नॉन हाइजीनिक है, तो इसलिए हम उनको नहीं लेंगे। दूसरा फिर कि जो एग्रीकल्चर के अदर प्रोडक्ट्स हैं उन पे क्या टैक्सेज हो, किस तरीके से उनकी एंट्री हो, ये हम चाहते थे कि फ्रीली इनको एक्सेस मिले। ये चाहते थे कि इनकी ईयू चाहता था कि इनकी टेक्नोलॉजी एंड अदर चीजें हैं उनको, जो और गुड्स हैं लग्जरी गुड्स, उनको फ्री एंट्री मिले। तो इन सब चीजों पे एक कंसेंसस नहीं बन पा रहा था। तो अभी बहुत सारी कंट्रीज का वहां पे कंसेंसस चाहिए ईयू में, लेकिन इंडिया यूके का हो सकता है, क्योंकि इंडिया यूके सिर्फ 2 मेंबर्स हैं और इनका नेगोशिएशन ज्यादा इजी है बजाय ईयू के एक साथ मिलके ईयू से नेगोशिएशंस करने के। तो इस पे फिर इनका वो है, आर्टिकल में लिखा है कि ये लोग चाहते हैं कि हमें आपके कंट्रीज में एक्सेस मिले, बिजनेस हमारा डेवलप हो, लेकिन आपके हजारों लाखों जो माइग्रेंट्स हमारे देश में आते हैं वो ना आए। फिर आगे कि चाइना के साथ जैसे इनका रिलेशन है, तो चाइना को इन्होंने कि इनको वीजा नॉर्म्स जो हैं वो थोड़े अभी नॉर्मल किए हैं, इजी किए हैं। उसमें ये है कि
एक बार वीज़ा मिलेगा और उसके बाद और 10 साल तक का उनको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। लेकिन इंडिया के साथ वीज़ा नॉर्म्स टफ हैं, तो ये प्रॉब्लम आएगी रिलेशंस बनने में, एफटीए होने में। दूसरा, जो मोड 4 के थ्रू जाते हैं, लेबर्स जाते हैं, वो माइग्रेंट्स ये नहीं चाहते हैं, पीपल नहीं चाहते हैं, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। वीज़ा नॉर्म्स, जो वीज़ा की फीस वगैरह जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। फिर तीसरी चीज़ कि जो कंपनीज है, आईटी कंपनीज इंडिया की, उनकी एक इंट्रा कंपनी ट्रांसफर पॉलिसी है। उस पॉलिसी का भी इंटर ट्रांसफर कंपनी जो है, उस तरीके की जो रूल्स बने हैं उनके, उनको चेंज करने के लिए भी ये मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जो जिस तरीके से चाह रही है गवर्नमेंट कि माइग्रेंट्स ना आए, तो वो फिर यदि चेंज होता है तो दिक्कत होगी। तो इस तरीके से काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को साथ में लेके हमें चलना है, फिर हमें एफटीए करना है, और उन सब चीज़ों को डील करते हुए चलने के लिए ये जो चाहती हैं, ये चाहती हैं कि एसएमईज के थ्रू हम आगे बढ़ें। जो जाइंट कंपनीज की बजाय एसएमईज के थ्रू आगे बढ़ें, जैसे कि जर्मनी ने रास्ता अपनाया है। तो ऐसा ये इनका एक व्यू है कि आगे जब इंडिया आएंगी तो इस तरीके से काफ़ी सारे लोगों के साथ ये मीटिंग करेंगे। आगे क्या है फिर कि एक प्रॉब्लम वीजा वाली, नेक्स्ट मोड 4 वाली, नेक्स्ट कि बिजनेस में ये अपना सिर्फ फायदा देखना चाहते हैं, हमारे जो फायदे हैं वो नहीं देखना चाहते, तो फिर वो एफटीए में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नेक्स्ट कि पाकिस्तान की जैसी एक इश्यू है इंडिया पाकिस्तान का, उस पर इनका स्टैंड ये है कि पाकिस्तान ने सेक्रीफाइस किया है टेररिज्म में। जैसे कि रशिया ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने भी प्रॉब्लम सही हैं टेररिज्म की वजह से, इसलिए हमने उनके साथ सैन्य अभ्यास किया। तो ऐसा ही इनका स्टैंड है पाकिस्तान को लेके। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंडिया ईयू के रिलेशंस, वो इंडिया इंग्लैंड के रिलेशंस, यूके के रिलेशंस जो बनने वाले हैं, एफटीए वगैरह जो हम करना चाह रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। और इनमें से कुछ तो वही कॉमन है जो ईयू के साथ थी। तो ऐसा इस आर्टिकल में इन्होंने दिया है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं। ये आर्टिकल है और रशिया के साथ हमने जो टाइज किए हैं, S-400 अभी, और इसके साथ कामो हेलीकॉप्टर्स, और तीसरा हमने किया था फ्रिगेट्स का। तो ये 3 तो अभी हमने गोवा में किया है। इसके साथ साथ हमारे जो अभी हम न्यूक्लियर ट्राइड बन गए हैं, तो एयर प्लस वाटर प्लस जो मिसाइल्स हैं लैंड से, ये तीनों से न्यूक्लियर अटैक करने, न्यूक्लियर लॉन्च करने में हम सक्षम हो गए। अब इन्होंने कुछ हथियार दिए हैं, ये देख लेते हैं। अग्नि दिए हैं इन्होंने 5, तो इसकी रेंज 700 से 1201 की, और लास्ट की जैसे हम देखें तो 5000 से 8000 ये दिया है। दूसरा, जैसे एयर का भी इन्होंने बताया, तो इसमें सुखोई है हमारा, मिराज है, मिग 29 है, जगुआर है, ऐसे फाइटर जेट्स हैं उनके थ्रू। नेक्स्ट सबमरीन्स में हम देखें तो आईएनएस अरिहंत हमारा जो है, वो सबमरीन हमारी न्यूक्लियर वेपन्स को लेके चल पाएगी। और इस पे K-15 सागरिका जिसको बोलते हैं वो, इसकी रेंज लगभग 750 किलोमीटर है, और दूसरी K-4 जिसकी रेंज लगभग 3500 किलोमीटर है। तो ये ओवरऑल हमारा एक न्यूक्लियर ट्राइड हो गया। इसके यदि कोई क्वेश्चन आता है कि इंडिया हैज बिकम अ न्यूक्लियर ट्राइड, तो उसमें आप ये सब लिख देंगे, इन एग्जाम्पल्स को आप कोट करेंगे किस किस तरीके से हमारे पास ये है। अब नेक्स्ट इसमें दिया है कि रशिया के साथ, रशिया से हम एक और सबमरीन हम लेना चाहते हैं। एक हमने लीज पे ऑलरेडी लिए 10 साल के लिए, एक और हमने लेना चाहते हैं, तो उस पर बातें हुई हैं, तो इससे रिलेटेड आर्टिकल है। तो कोई न्यूक्लियर ट्राइड से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उस पर इन सारी चीज़ों को आप लिख पाओगे। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं। तो ये आर्टिकल फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर इंडिया की बहुत बड़ी नीड है। इसके लिए कोई कॉपरेशन नहीं हुआ है, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, लेकिन बस इंडियन मिनिस्टर जो गए थे उनके साथ, उनकी अल्जीरिया के मिनिस्टर के साथ बात हुई है कि हम इस फील्ड में आगे काम करेंगे। इससे कोई डायरेक्ट पूरा पूरा क्वेश्चन बने इसके चांसेस थोड़े कम है, लेकिन फिर भी अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीका जो कंटिनेंट है, उससे कोई क्वेश्चन बन सकता है पूरा, और उसमें हम इसको यूज में ले सकते हैं। तो इसमें क्या क्या लिखा है वो हम देख लेते हैं एक बार। कि एक तो जो फॉस्फेट, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं फॉस्फेट से बनने वाले, उसके लिए
इन्होंने बात की आपस में, इंडियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट गए थे और इन्होंने और अल्जीरियन मिनिस्टर जो हैं इंडस्ट्री एंड माइनिंग के, इनकी आपस में बात हुई है कि वी विल स्टार्ट कॉपरेशन ऑन दैट, कि फॉस्फेट्स को या 96% ऑफ इंडियन नीड जो है वो यहाँ से ही हम कंप्लीट कर लेंगे। डिपेंडेंसी है हमारी 96%, सॉरी, तो उसमें से काफ़ी हद तक हम यहाँ से ही कंप्लीट कर लेंगे। एक हम जॉइंट वेंचर बनाएंगे जिसमें कि अल्जीरियन कंपनी भी होगी और इंडिया भी होगा साथ में। तो ये मिलके हमारी नीड कितनी है? हमारी नीड है 6 मिलियन टन पर ईयर। ये 96% ऑफ डिपेंडेंसी ये हो गई। और यहाँ पे जो कितना पैदा किया जा सकता है, तो ये है 6 बिलियन टन पर ईयर यहाँ पे कैपेसिटी है। तो वी कैन थिंक कि कितना ज़्यादा यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, और हमारी तो पूरी डिपेंडेंसी हम सिर्फ यहीं से ख़त्म कर सकते हैं यदि हमारा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ऑपरेशन हो जाए। तो एक जॉइंट वेंचर बनाने की बात की है कि यहाँ से जॉइंट वेंचर हम बनाएंगे और फर्टिलाइजर्स के लिए फॉस्फेट लाएंगे। तो अब इसके आगे हम देखते हैं कि फर्टिलाइजर हमारा आता है जॉइंट वेंचर बन के, तो फर्स्ट की फर्टिलाइजर सब्सिडी हमारी कम होगी। कैसे? कि अभी तो पूरा पूरा खरीदना पड़ता है, जॉइंट वेंचर बनाएंगे तो हमारा उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, कुछ स्टेक उनको देंगे, बाकी हम लेंगे। तो फर्टिलाइजर जो हमारे पास पूरा नहीं पड़ पाता है और खरीदना बाहर से पूरा पड़ता है, तो उससे सब्सिडी बहुत देनी पड़ती है, वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट की सब्सिडी कम होने के साथ साथ फूड सिक्योरिटी, इसको भी हम कंप्लाई कर पाएंगे इसके साथ। नेक्स्ट की जो इंडिया पे बर्डन है कि बाहर से खरीदो, तो थोड़ा सा हमारे रिलेशंस जो हैं उनमें भी एक प्रेशर आ जाता है। वो प्रेशर कम होगा यदि हमारा जॉइंट वेंचर किसी के साथ बनता है। कोई हमें, जैसे कई बार होता है कि किसी चीज़ की लेन देन से रिलेटेड ही चीज़ें होती हैं कि प्रेशराइज किया जा सकता है कि फर्टिलाइजर्स ना दिया जाए तो इंडिया में प्रोडक्शन घट जाएगा। तो उस तरीके की हमारी एक इंडिपेंडेंसी क्रिएट होगी, जो डिपेंडेंसी अभी है उसकी बजाय। नेक्स्ट फिर कि इसके अलावा भी अभी तक अफ्रीका की जो कंट्रीज है, कई सारी कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस है फॉस्फेट रिसोर्सेज को लेके। तो जैसे ट्यूनीशिया है, जॉर्डन है और इजिप्ट है, सीरिया है, इधर से भी हमारे रिलेशंस है, तो उन पे भी डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी यदि हमारा इसके साथ एक टाई अप हो जाता है तो। नेक्स्ट फिर उन्होंने दिया है कि हमारे ऑलरेडी इनके साथ रिलेशंस तो हैं ही, जैसे गैस और ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं इनसे, तो इंडिया का रिलेशन इसके साथ है लगभग 1.5 बिलियन इतने डॉलर का एक ट्रेड है हमारा। तो उस ट्रेड में सरप्लस में अल्जीरिया है, हमारी कुछ साड़ी वगैरह ये सब जाती है वहाँ के लिए, उनकी शादियों में भी ये एसेंशियल पार्ट बन गया है। तो हमारा ट्रेड इनके साथ है, हालांकि सरप्लस में ये है, लेकिन इस ट्रेड को आगे डेवलप किया जा सकता है। इस तरह की इसमें बात की है, ज़्यादा इसमें बोला भी है कि कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ ट्रीटीज नहीं हुई है या फिर कुछ कोई कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन नहीं हुए, लेकिन फिर भी एक वे फॉरवर्ड देखा जाए तो हमारे पास काफ़ी अच्छा एक स्कोप है कि इसके साथ हम मिलके काम करें, तो हमें बहुत फ़ायदा इससे मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं। ओके, आज के इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मुझे दिखे, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।